ओके बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द अदर डे हम लोग ये बात कर रहे थे अबाउट द बजट डेफिसिट। आप सबको पता है कि जब भी हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि डेफिसिट तभी आता है जब बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और बजट रिसीट्स कम हो। तो इट इज़ ऑलवेज डू रिमेंबर, अगर डेफिनेशन भी दोगे तो क्या दोगे कि बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसीट्स ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, देन ओनली वी गेट द बजट डेफिसिट एंड डू गिव द फॉर्मूला ऑल्सो। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे बजट रिसीट्स कहाँ से आता है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को मिलाकर बनता है। और जो बजट एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिलाकर बनेगा। इज दैट क्लियर? सो बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू रिसीट्स? टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। कैपिटल रिसीट्स क्या हो गए बच्चे? रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। और बोरोइंग्स आप लोगों को पता है हम लोग कितने सोर्सेस से करते हैं? 3 सोर्सेस। कौन कौन सी? आरबीआई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जनरल पब्लिक। आरबीआई की बोरोइंग्स को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? वी कॉल इट फाइनेंसिंग। वेरी गुड। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो आप लोगों को पता है जो हम लोग आउटसाइड द कंट्री से करते हैं। जनरल पब्लिक की बोरोइंग्स को हम लोग मार्केट बोरोइंग्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये वाला सेक्शन आपको क्लियर हो गया था। और लास्ट हमारे को पता है यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है? इट इज द डिसइन्वेस्टमेंट। एक चीज याद रखनी है, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट दे आर द नॉन डेप्ट क्रिएटिंग ट्रांजेक्शंस। कौन सी ट्रांजेक्शंस है? नॉन डेप्ट क्रिएटिंग ट्रांजेक्शंस। यस। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डू रिमेंबर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज जनरली ऑन द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, जिसके कारण से एसेट्स भी क्रिएट होते हैं और लायबिलिटीज भी कम होती हैं। ओके बच्चे, उसके बाद मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ डेफिसिट करवाए थे। व्हेन वी हैव टेकन अप द टाइप्स ऑफ डेफिसिट, यू नो दैट 3 तरह के डेफिसिट्स होते हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट इज अ डेफिसिट ऑन द रेवेन्यू साइड ऑफ अ बजट। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है रेवेन्यू साइड को फॉर्म करती हैं। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? कम है। Now बच्चे, next is what the fiscal deficit. It is a total borrowing and liabilities of a nation. Is that clear? ये पूरे के पूरे चारों types of revenue, मतलब दोनों तरह के receipts और expenditure को मिलाकर बनता है। बस इतना याद रखना है कि कैपिटल रिसीट के अंदर हम लोगों ने बोरोइंग वाला सेक्शन इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग ट्रांजेक्शंस को एड अप करना है। लास्ट इज योर प्राइमरी डेफिसिट. इट इज ऑल्सो नेट बोरोइंग्स एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। करंट ईयर में हम लोगों ने कितनी बोरोइंग्स की हैं, लेकिन याद रखना इसके अंदर हमारी इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होगी। ओके हरिड मैनर आप लोगों को मैं बता रही हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. इट इज ऑलवेज अ डेफिसिट ऑन द रेवेन्यू साइड ऑफ अ बजट। आप लोगों को पता है, डू रिमेंबर द फॉर्मूला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे करते हैं? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसीट्स इज ऑन टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस. इट इज एन अलार्म फॉर द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट या तो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर ले या अपनी रिसीट्स को बढ़ा ले। पर आप लोगों को पता है कि इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी ना तो अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है, क्योंकि ये खर्चा इसको अपने मैसेस को सोशली अपलिफ्ट करने के लिए चाहिए और इसीलिए ये इस खर्चे को कर्टेल नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। अब आपको पता है इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और ना ही ये अपने टैक्सेस और नॉन टैक्सेस को बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर इसने अपने टैक्सेस और नॉन टैक्सेस बढ़ाए तो बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा बच्चे? लोगों के ऊपर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग, गवर्नमेंट करे तो क्या करे? अब गवर्नमेंट को यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसीट्स। या तो गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। अगर ये एक्सेसिव बोरोइंग करती है तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, एक्सेसिव डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, और अगर ये एक्सेसिव डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है तो आप लोगों को पता है इन्फ्लेशन इन द कंट्री। इज दैट क्लियर? सो बच्चे, अब गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के अपने पैसे को खर्च करना है। अगर गवर्नमेंट बिना सोचे समझे खर्चा करेगी तो एसेट्स और लायबिलिटीज में डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण से इकोनॉमी टॉपल डाउन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आवर इकोनॉमी इज गोइंग टू टॉपल डाउन। इतना ही नहीं, जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक को बनाने में, उसको क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। इज दैट क्लियर?
क्या रेवेन्यू रिसीट इज टोटली बेसिकली इट्स टोटली रिवाइज्ड एवरीबॉडी? यस और नो? वेरी गुड। फिस्कल डेफिसिट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यू शुड बी रिमेम्बरिंग। फिस्कल डेफिसिट देखो, इट इज अ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल जी करने हैं, इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दी फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल व्यू पॉइंट। सबसे पहले क्या आ गया? फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर दैन द बोरोइंग। डू रिमेंबर टोटल एक्सपेंडिचर क्या इंक्लूड करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बजट रिसीट्स क्या इंक्लूड करता है? यहाँ टोटल रिसीट्स, इट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट। बट याद रखना, कैपिटल रिसीट के साथ सॉरी, इट शुड बी अदर दैन द बोरोइंग्स। इज दैट क्लियर? सो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम इसको खोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स अदर दैन द बोरोइंग्स। यहाँ कर कर क्या लिखा जा सकता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रिकवरी ऑफ लोन्स माइनस डिसइन्वेस्टमेंट। याद रखना, यहाँ पे ये जो नोट्स में है, ये मैंने आप बॉक्स में डाल रखा है इनको ब्रैकेट में। अगर मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इज दैट क्लियर? So you should be remembering what is your fiscal deficit? Nothing but it is the complete borrowing content of a nation and its other liabilities. So आपको ये चीज याद रखना है, हमें debt creating transactions को छोड़ देंगे। जब आप debt creating transactions को छोड़ देते हो तो that turns out to be your fiscal deficit. Is that clear? तो बच्चे आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है। There is one term known as gross fiscal deficit. And what is your gross fiscal deficit? Gross fiscal deficit is borrowing from the RBI, borrowing from the rest of the world, borrowing from general public. Is that clear? तीनों तरह की borrowings को जब आप add कर दोगे तब आपके पास gross fiscal deficit आ जाएगा. There is hardly any difference between the fiscal deficit and gross fiscal deficit. Is that clear? Okay. So do remember, capital receipt में से कौन सी transactions लेनी है? Not the debt creating transactions but the non debt creating transactions. तो non debt creating transactions कौन सी होगी बच्चे? Can anyone tell me? Recovery of loans and disinvestment. Is that clear? और disinvestment को कई बार other receipts भी बोलते हैं। Now बच्चे you should be remembering, आप लोगों को इसकी implications या causes पता है, या पता है कि क्या होता है अगर बहुत excessive deficit हो जाता है, fiscal deficit। Remember, primary deficit और fiscal deficit की same implications हैं. You know what is primary deficit also? No problem, I'll be revising it. So let's see the first point, inflation. Inflation का मतलब पता है आप लोगों को? excessive price rise. ये मैं इसलिए करवा रही हूँ, again very important. बच्चे ये मत सोचना कि ये वाले सारी टॉपिक्स बस यहीं पे करेंगे और खत्म हो जाएंगे। नो, दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी लिंगर ऑन। वाई? बिकॉज आगे हम एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर करेंगे, इन्फ्लेशन हम लोग आगे मतलब बाकी चैप्टर्स करेंगे, तो ये सारे चैप्टर्स में इंटरलिंक्ड है ये सारे पॉइंट्स। तो अब आपको बेस शुरू हुआ है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। थिंक एज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एन इकोनॉमी, अबाउट योर टोटल कंट्री। इन्फ्लेशन देखो क्या होता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, जहां पे प्राइसेस किसको कैच कर रहे हैं? वेजेस को। वेजेस किसको कैच कर रही हैं? प्राइसेस को। इज दैट क्लियर? लेकिन इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्या कभी आपने सोचा है? जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग कर ली, जिसका मतलब नोट बहुत ज्यादा आरबीआई ने प्रिंट कर दिए। अब आरबीआई ने जब नोट ज्यादा प्रिंट कर दिए तो ज्यादा लोन्स देगा कमर्शियल बैंक को। लास्ट चैप्टर में आपने देखा है कमर्शियल बैंक भी बहुत लिबरल हो जाएंगे अपनी लेंडिंग के अंदर, वो भी बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स देंगे। तो यहाँ पर जब लोन बड़े आराम से मिल रहे हैं तो लोगों का जो एग्रीगेट डिमांड है गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ जाएगा। जब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर्स भी प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे, और इतना ही नहीं, वो लोग क्या करेंगे? वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, साथ ही वो अपनी कमोडिटी की प्राइसेस को बढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर? सो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस गिव्स अ वे जहां पर वेज प्राइस स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है, जिसका क्या मतलब है कि वेजेस विल कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस विल कैच wages. Is that clear? Now let's see this point. How does a wages catch prices and prices catch wages? Just try to check it out. It's a very important point. सबसे पहले तो देखो prices ने कैसे wages को check किया.
जब भी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं बच्चे, तो यहाँ पर वेज रेट को बढ़ाने के लिए डिमांड शुरू हो जाता है, एजिटेशन शुरू हो जाते हैं। एजिटेशन का मतलब ट्रेड यूनियंस बन जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पर करते हैं, धरना देना बैठ जाते हैं कि हमारे को भी हमारी तो तनख्वाह ही बहुत कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप हमारी प्राइसेस, हमारी वेजेस बढ़ा दीजिए। इज दैट क्लियर? So let's see, when prices increases, many people won't be able to purchase at a high rate. क्योंकि उनकी जो रियल इनकम थी ना वो बहुत कम हो गई है। दे स्टार्ट एजिटेटिंग, फॉर्मिंग ट्रेड यूनियंस, डिमांडिंग फॉर हाई वेज रेट। जब वो हाई वेज रेट के लिए डिमांड करते हैं, कुछ एजिटेशंस के बाद, मतलब कुछ धरनों के बाद, उनकी जो वेज रेट है वो बढ़ जाती है। अब आप देखो, जैसे ही वेज रेट बढ़ गया, प्रोड्यूसर का व्यू पॉइंट देखो, प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो वेजेस ऑफ लेबरर्स के बढ़ने के कारण से जो पीपल है दे हु आर वर्किंग इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? मतलब जो वेजेस ऑफ लेबरर्स या पीपल यू आर वर्किंग, उनके वेजेस बढ़ने के कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है बच्चे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीधा असर क्या होता है कि कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके कारण से बढ़ा? लेबर को वो बहुत महंगी मिल रही है, क्योंकि लेबर का वेज रेट अब बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? कमोडिटी की प्राइसेस के ऊपर पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली वेजेस के कारण से दोबारा से क्या बढ़ गया? प्राइसेस बढ़ गया। और ये धीरे धीरे क्रॉनिक इन्फ्लेशन हो जाती है। डू यू नो व्हाट इज क्रॉनिक इन्फ्लेशन? जो बहुत लंबा चलती है। इज दैट क्लियर? और उसको सुधारने में बहुत टाइम लगता है। Clear or not? Now, let's try to understand, बच्चे. Second point, I think it would be clear. Debt trap. Do you know what do you understand by debt trap? डेप्ट ट्रैप का मतलब होता है जब हम लोग कर्जे के अंदर फंस कर रह जाते हैं। इज दैट क्लियर? और कर्जे के अंदर आप लोग क्यों फंसते हो? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी बोरोइंग्स करी थी। सो गवर्नमेंट कहाँ से बोरो करता है? यू नो इट वेरी वेल। आरबीआई, जनरल पब्लिक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यू नो व्हाट इज द आउटकम? इतनी ज्यादा बोरोइंग करोगे तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा फ्यूचर जनरेशंस के लिए। इट वुड बी अ बर्डन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारे को बहुत सारी इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ेंगी। एक्सेसिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा। अब लेस इज स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सो बच्चे, इतना ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा तो हमारे को अब तो बोरोइंग्स ही करनी पड़ेंगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे सुधार सकते हैं? थ्रू द कैपिटल रिसीट्स ओनली। और कैपिटल रिसीट में भी बोरोइंग आइदर फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग आइदर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और जनरल पब्लिक। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर इतनी सारी बोरोइंग्स हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वी वुड बी देयर इन द डेब्ट ट्रैप। तो इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी? एक लगार्ड इकोनॉमी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? विच इकोनॉमी? लगार्ड इकोनॉमी। नाउ बच्चा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी डू द थर्ड पॉइंट. When I take up the third point, vicious circle of high fiscal deficit and low GDP. Are you all there? Yes or no? समझ आ रहा है ना बेटा? ये वैसे हम कर चुके हैं, बट आई एम मेकिंग यू रिवाइज बिकॉज ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट दिस चैप्टर टू बी वेरी स्लो. आई डोंट वांट टू रश फॉर दिस चैप्टर. ये 6 नंबर का एक अकेला चैप्टर है, सो दैट्स व्हाई वी आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. आई वांट कि ये चैप्टर आपको टिप्स के ऊपर हो जाए. So let's see now, vicious circle. Vicious circle of multiplier borrowings का मतलब क्या होता है? पहले तो लो जीडीपी होता है. आपको पता है जब जिस भी कंट्री का लो जीडीपी है वहाँ पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब कम होता है. वहाँ पे पॉवर्टी होती है और वहाँ के लोगों को चेकआउट बेनिफिट्स देने के लिए हमारे को बहुत सारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? और उस नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कहाँ से करेंगे? इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं है, बोरोइंग्स करेंगे. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर बोरोइंग्स करने के कारण से क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया. सो देखो कितना इंटरलिंक हो गया. लो जीडीपी था हमारी कंट्री के अंदर, बहुत सारा लो जीडीपी था, तो लो जनरेशन ऑफ इनकम हो गया इकोनॉमी के अंदर, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लो आउटपुट, लो एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी. अब हमारे को हाई बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड और अदर सोर्सेज करना पड़ेगा फॉर द वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक सब्सिडीज, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, क्योंकि लोगों को हमें अपलिफ्ट करना है. हाई बोरोइंग्स करना पड़ेगा जिसके कारण से हाई फिस्कल डेफिसिट. अब बच्चे देखो, हाई फिस्कल डेफिसिट हो गया. जैसे ही फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हुआ ना, तो बोरोइंग कंटेंट एक कंट्री का बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ये डेप्ट क्रिएटिंग ट्रांजेक्शन है. अगर हम पैसा बोरो कर रहे हैं तो इट इज आइदर फॉर द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स और अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स. इज दैट क्लियर? And less expenses is done on investment in an economy. Low investment hoti hai economy ki on the developmental projects. Is that clear? Hence we have what? Low GDP here.
सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग यहाँ पर हाई फिस्कल डेफिसिट, लो जीडीपी के कारण से हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई फिस्कल डेफिसिट के कारण से अगेन लो जीडीपी इन द कंट्री. I hope this point is clear. Now, let's see the crowding out impact. Do you know what is crowding out? Crowding out का मतलब होता है जब funds available ही नहीं होते हैं for the private sector, और अगर available होते हैं तो वो बहुत high rate of interest के ऊपर होते हैं, जो कि ये लोग करेंगे नहीं. Is that clear? So remember, crowding out effect के अंदर high fiscal deficit है. This means droughts of funds for investment purpose to the private sector. Is that clear? High borrowings by the government from the money market. अब less funds will be left for the private sector for investments. Now due to the low availability of funds, अगर कुछ available भी हैं तो वो बहुत high rate of interest पे available होंगे, जिसके कारण से low investment होगी. Again low level of income, output employment, hence low growth rate of a nation. और nation धीरे धीरे economic slowdown की तरफ चले जाता है. Can anyone tell me what is economic slowdown? इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब होता है बच्चे डिप्रेशन. व्हाट डज इट मीन? डिप्रेशन. इज दैट क्लियर? रिमेंबर हम लोगों ने यहाँ पर बिजनेस साइकिल्स किए थे ना. डू यू रिमेंबर दीज बिजनेस साइकिल्स? यहाँ पे इकोनॉमिक किस पॉइंट पे थी? बूम के ऊपर. इकोनॉमी डाउन आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? रिसेशन. या इकोनॉमी लोएस्ट पॉइंट पे है तो क्या बोलते थे इसको? डिप्रेशन. और इकोनॉमी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको क्या बोलते थे? It was known as recovery. Is that clear? I hope these points are very much clear to you. Now, let's try to understand and we move ahead now towards the next point. It is erosion of government credibility. What do you understand by erosion of government credibility? High fiscal deficit, high borrowings, और आपको पता है borrowings कहाँ से करते हैं? RBI, general public, rest of the world. तो आपको पता है हाई नेशनल डेब्ट, बहुत ज़्यादा कर्जा हमारे पे चढ़ गया. जब इतना ज़्यादा कर्जा हम पे चढ़ जाता है तो हमारे नेशन की जो क्रेडिबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है इन द इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मनी मार्केट. इज दैट क्लियर? तो बच्चे अब क्या होता है? Here the foreign investors start disinvestment. अब जो foreign investors पहले हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे अब वो disinvestment करना शुरू कर देते हैं. मतलब अपना काम यहाँ पर वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं और कहेंगे हम तो अपना पैसा अपने घर में जाके इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में नहीं करेंगे. तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ से वो अपना फंड्स अपनी कंट्री में लेकर जाएंगे. तो जब ये बाहर जाएंगे तो इन किस चीज़ को डिमांड करेंगे? दे वुड बी डिमांडिंग डॉलर. तो डॉलर की डिमांड बढ़ने के कारण से इंडियन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण से इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी. यू नो ना व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मैंने आपको बताया था. डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्री मींस when the value of our currency decreases in terms of foreign currency. Is that clear? So you should be remembering यहाँ पर क्या हो जाएगा? Depreciation हो जाएगा. We will have to pay more for a dollar. अब हमारे को एक डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट्स करनी पड़ेंगी. Is that clear? What will be the effect? Can anyone tell me? More our exports will become reasonable, but our imports will become expensive. हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो तो बहुत रीजनेबल हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे डॉलर देके वो बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जहां पहले एक डॉलर की कीमत 70 रुपए थी अब वो 78 रुपीज में कन्वर्ट हो गया. इज दैट क्लियर? सो देयर इज नाउ लेस डिमांड फॉर इंडियन करेंसी ड्यू टू लो FDI. एज अ रिजल्ट द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी टेक्स प्लेस. Imports by our country become expensive as they are generally of the essential things. Domestic market price also increases leading to inflation. बच्चे essential चीज़ों की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो इंडियन मार्केट में भी तो उनकी प्राइस बढ़ेगी. जैसे अब पेट्रोल का दाम ले लो, खैर पेट्रोल का तो रीज़न अलग है क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस का रेट ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर रेट्स बढ़ेंगे तो इंडियन मार्केट में भी रेट ज़्यादा ही होगा. इज दैट क्लियर? तो इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फर्दर अपनी डोमेस्टिक मार्केट को ओपन अप कर देता है. जहां पहले 74% FDI थी वहां पे अब 100 हो जाएगी, जहां पे 49 थी वहां पे 74 कर देंगे, जहां पे बिल्कुल ही 25 थी वहां पे हो सकता है 49 कर दें. मतलब FDI की परसेंटेजेस को बढ़ा दिया जाएगा और ओपन अप कर दिया जाएगा फॉर द फॉरेन मार्केट. इज दैट क्लियर? बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होने वाला होगा? सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या हो जाएगा? इंडियन मार्केट अपनी सोवरेनिटी खो देगी टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स. इज दैट क्लियर? इंडियन इकोनॉमी विल नो मोर अ सॉवरेन इकोनॉमी. क्लियर? नाउ
Let's see the last point, foreign dependence and financial burden for future dependence. ये आप लोगों को पता है, अगर हम लोग किसी एक कंट्री से कर्जा बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो कंट्री हमारी यहाँ पर पॉलिटिकल मैटर्स में बहुत इंटरफेयर करेगी. इज दैट क्लियर? राइट. और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा. एंड इंडियन इकोनॉमी विल बी नाउ अ लगार्ड इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? राइट. हम लोग डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे. Now बच्चे let's see the last point, and last point हमारा क्या था? It was the primary deficit. What do you understand by primary? Okay बच्चे, implications clear हो गए आप लोगों को fiscal deficit के? Everybody? अगर सबको क्लियर हो गए तो वो ही implications of primary deficit के भी होंगे, but there is a difference between primary deficit and fiscal deficit. formulas का difference है, ध्यान देना. Primary deficit क्या होता है? It is fiscal deficit minus interest payment. Is that clear? It is a borrowings exclusive of interest payment during the current year. मतलब borrowing content तो है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने interest payment को include नहीं करना है. It indicates the borrowing when current year expenditure is ज़्यादा than the current year revenue. जब आपका current year expenditure ज़्यादा होता है current year revenue, which is your current year now. अगर हम लोग अभी अपना करंट ईयर देखेंगे, वैसे वो 21-22 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस टर्म्स में देखेंगे तो हमारा 2021 रहेगा. 20-21 के अंदर हमारा करंट ईयर एक्सपेंडिचर ज्यादा था करंट ईयर रेवेन्यू से, तो हमने बोरोविंग्स करी. इज दैट क्लियर? तो वो कौन सा डेफिसिट हो गया? दैट इज अ फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट. तो बच्चे डू रिमेंबर वन थिंग, फिस्कल डेफिसिट दो चीजें इंक्लूड करता है. एक, borrowings due to the current year expenditure greater than current year revenue, plus payment of interest on accumulated national debt. Is that clear? तो अब ध्यान देना, दो फॉर्मूलाज निकल कर आएंगे. प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग ड्यूरिंग द करंट ईयर प्लस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. अब बच्चे इंटरेस्ट पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट तो कट गई, तो क्या बच गया? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट? फिस्कल borrowing during the current year. Is that clear? Any problem to anyone? सबको समझ आ गया? Is this point clear to you? Yes or no? Okay. आप formulas याद, they are very important. And do remember, यहाँ पर star दे के लिख लो कि implications of primary deficit. Everybody put a star and note down. Implications of primary deficit are same as fiscal deficit. क्योंकि ये भी तो बोरोइंग कंटेंट ही है, तो इसके कारण से भी इन्फ्लेशन होगा, इसके कारण से भी डेब्ट ट्रैप होगा, इसके कारण से भी क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट होगा, इसके कारण से भी इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, इसके कारण से भी देयर वुड बी पर्टिकुलरली इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, और इसी के कारण से देयर वुड बी द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशंस. इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ये लाइन सबने लिख ली कि implications of primary deficit are same as fiscal deficit. Is that clear? Now बच्चे just try to understand. I'm just turning the page now, और आप लोग भी अपने notes को open कर लो, क्योंकि we have to go through this particular point. What is it? Primary deficit is a root cause of fiscal deficit. प्राइमरी डेफिसिट ही रूट कॉज होता है किसका? फिस्कल डेफिसिट का. बिल्कुल सही है. इंडिया के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. High interest payments on the past borrowing has further increased the fiscal deficit. Thus, to solve this situation, repayment of loans should be done as early as possible. Is that clear? वो बोलता है कि हमारी past payments बहुत ज़्यादा हैं, और past payments को करने के लिए हमारे को loans को repay करना पड़ता है. Is that clear? Right? तो यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी डेफिसिट के कारण से ही फिस्कल डेफिसिट हो. प्राइमरी डेफिसिट के कारण से जरूरी नहीं होता कि फिस्कल डेफिसिट हो. फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट्स के कारण से हो सकता है. इज दैट क्लियर? तो जहां पर लिखा हुआ ना प्राइमरी डेफिसिट इज अ रूट कॉज, इज नॉट ओनली द रूट कॉज लिखो, इज नॉट लगा लो, इज नॉट ओनली the root cause of fiscal deficit, but interest payments are also. But high interest payments are. लिख लिया सबने?
I repeat it, primary deficit is not only the root cause of fiscal deficit in India, but high interest payments are. Is that clear? हाँ, आपको पता है अब हमने कब से कर्जा तो लेना शुरू किया हुआ है. अब जब कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स भी तो बढ़ जाती हैं. तो उन इंटरेस्ट पेमेंट्स को चुकाने के लिए हमारे को और आगे कर्जा लेना पड़ता है. इज दैट क्लियर? तो बच्चे अब एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो प्राइमरी डेफिसिट. What do you understand by zero primary deficit? जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है, पहले समझना कि हम लोग जो करंट ईयर के अंदर बोरोविंग्स कर रहे हैं वो कोई भी डेवलपमेंट के काम को करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पास्ट में जो हम लोगों ने लोन लिए थे उनकी इंटरेस्ट पेमेंट को चुकाने के लिए कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस मीन्स कोई भी जो फ्रेश बोरोविंग्स हैं वो डेवलपमेंटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए नहीं हो रही है, वो सिर्फ नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए हो रही हैं. इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है और अब हमारी कंट्री के अंदर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है. इज दैट क्लियर? क्योंकि हम लोग अपना खर्चा डेवलपमेंट का खुद से ही निकाल रहे हैं, वो हम लोग बाहर के कर्जे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. क्या सबको समझ आया ये वाली बात कि आप जो फ्रेश कर्जा ले रहे हो वो कोई भी डेवलपमेंट का काम करने के लिए नहीं ले रहे हो. फ्रेश कर्जा जो लिया जा रहा है वो सिर्फ पास्ट बोरोविंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनको चुकाने के लिए लिया जा रहा है. Is that clear? And this is the fiscal responsibility on the part of the government. Is that clear? क्या है ये on the part of the government? Can anyone tell me? Fiscal responsibility on the part of the government. So let's see, it means government has to borrow only to fulfill. हाँ जी, एक मिनट बता रही हूँ अभी. It means that the government has to borrow only to fulfill its earlier commitments of interest payment. Is that clear? That is, new borrowing is done for the payment of interest on past borrowing. It is a measure of fiscal एक मिनट इसको सही करना पड़ेगा. It is not a measure of fiscal irresponsibility. Irresponsibility तब होती है जब हमारी खर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, इज दैट क्लियर, वो उसी खर्चे से हम लोग किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपना सारा मतलब डेवलपमेंटल का एक्सपेंडिचर. इसको इर को काट दीजिए और यहाँ पर लिखिए इट इज अ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? क्योंकि आप लोग कोई भी फ्रेश खर्चा जो कर रहे हो ना उससे वो आप डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे. समझ आ गया? जो आपने फ्रेश बोरोविंग्स करी है ना उससे आपने डेवलपमेंट का काम नहीं किया. डेवलपमेंट का काम तो आप अपनी कंट्री के खुद के पैसे से ही कर रहे हो. ये जो फ्रेश बोरोविंग्स हम ले रहे हैं ये सिर्फ पास्ट बोरोविंग को चुकाने के लिए ले रहे हैं. इज दैट क्लियर? यह आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है. सो अब मैं आपकी बुक के अंदर से भी पढ़ देती हूँ. इट मीन्स दैट गवर्नमेंट रिसोर्ट टू बोरोइंग ओनली टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट. There are no borrowings because of excess of current year expenditure over current year revenue. Simply because current year expenditure happens to be equal to current year revenue. Is that clear? It is a sign of fiscal discipline or fiscal responsibility on the part of government. इसका ये मतलब हो गया जब जीरो प्राइमरी डेफिसिट होगा तो करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू करंट ईयर रेवेन्यू. इज दैट क्लियर? करंट ईयर के अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर रेवेन्यू के बराबर है, लेकिन आप लोग फिर भी जो बोरोइंग कर रहे हो वो सिर्फ पास्ट बोरोइंग को चुकाने के लिए कर रहे हो. सो इट इज अ मेजर ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आपने कोई भी फ्रेश बोरोइंग्स अपने इस साल के एक्सपेंडिचर के ज़्यादा होने के कारण से नहीं की हैं. वो हम खुद से फाइनेंस कर रहे हैं, हम खुद से कमा रहे हैं. हम सिर्फ जो अब बोरो कर रहे हैं वो पास्ट बोरोइंग्स को चुकाने के लिए कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ? यस और नो? सबको क्लियर हो गया बच्चे? एवरीबॉडी? हाँ जी. बेटा जीरो प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब हो गया? व्हेन इज प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब होता है? जब आपका करंट ईयर एक्सपेंडिचर ज्यादा है करंट ईयर रिसीप्ट के साथ. इज दैट क्लियर? अब आपका करंट ईयर एक्सपेंडिचर तो करंट ईयर रिसीप्ट के बराबर है, लेकिन फिर भी हम बोरोइंग कर रहे हैं. क्यों बोरोइंग कर रहे हैं? जो पास्ट बोरोइंग्स थी ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उनको चुकाने के लिए. इज दैट क्लियर?
सो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि जीरो प्राइमरी डेफिसिट है। कोई भी फ्रेश बोरोइंग्स हम लोग इस साल में खर्चा ज्यादा होने के कारण से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना जो पुराना बैकलॉग इंटरेस्ट पेमेंट्स का, पुरानी जो बोरोइंग्स है उनको चुका सके। इज दैट क्लियर? हाँ, तभी तो ये कह रही हूँ कि करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू करंट ईयर रिसीप्ट। मतलब जीरो प्राइमरी डेफिसिट है ना, प्राइमरी डेफिसिट ही जीरो है, हमारा प्राइमरी डेफिसिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोरोइंग कर रहे हैं। समझ आया? वो बोरोइंग क्यों कर रहे हो? वो डेफिसिट प्राइमरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो बियॉन्ड दैट है। हम फिर भी बोरोइंग कर रहे हैं सिर्फ अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को चुकाने के लिए। इज दैट क्लियर? अब समझ आया? Okay. Now, बच्चे, let's try to understand what is the significance and implications of fiscal deficit. बच्चे, जितनी जो हम लोगों ने अभी पॉइंट किया है बस वही वाले सारे पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो सेम एज फिस्कल डेफिसिट। इज दैट क्लियर? क्या लिखोगे? सेम एज फिस्कल डेफिसिट। सेम एज फिस्कल डेफिसिट लिख दिया। Now let's move ahead. Which of the fiscal deficit or budgetary is a better measure? वो बोलते हैं कौन सा better measure है, fiscal deficit or budgetary deficit? But you just try to understand. Fiscal deficit is a better and wider measure of deficit because it indicates real volume or amount of resources to meet the expenditure needs. Budgetary deficits, on the other hand, shows only a part of it. Fiscal deficit is an indicator of increase in future liabilities because government has to back borrowed money along with interest. Is that clear? बोलते हैं कि बजटरी डेफिसिट बेटर है या फिस्कल डेफिसिट बेटर है, तो हम क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट इज अ बेटर मेजर टू शो कि हमने कितना बोरो किया है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि इट इंडिकेट्स द रियल वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज to meet the expenditure needs. Is that clear? In reality कितना हमारे को resources चाहिए ताकि हम अपने खर्चे को meet कर सकें, जबकि जो budgetary deficit होता है ना वो सिर्फ एक part of it को explain करता है। Clear? Fiscal deficit is an indicator of increase in future liabilities. ये हमारी indicator है कि हमारी future liabilities इतनी ज़्यादा हैं because government has to back borrowed money only with interest, क्योंकि government को जो पैसा उसने borrow किया है उसको वापस भी करना है और वो भी सूद समेत। Is that clear? तो fiscal deficit आपको total indicator देता है of the future liabilities of a nation. Is that clear? ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया कि कौन सा बेटर मेजर है ऑफ लोन्स, मतलब बताने के लिए हमारी कंट्री का डेफिसिट की सिचुएशन को बताने के लिए। बजटरी डेफिसिट इज नॉट अ गुड मेजर, फिस्कल डेफिसिट इज एन एक्सक्लूसिव मेजर। हालांकि फिस्कल इज अ पार्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट, लेकिन कभी भी जब हम लोग अपनी कंट्री का वित्तीय घाटा देखते हैं, वित्तीय घाटा का मतलब डेफिसिट की सिचुएशन ड्यूरिंग अ करंट ईयर देखते हैं, तो वी ऑलवेज गो फॉर फिस्कल डेफिसिट, नॉट करंट ईयर ओवरऑल। तो हम लोग हमेशा फिस्कल डेफिसिट को चेकआउट करते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये एक इंडिकेटर हो जाता है कि हमारी कितनी फ्यूचर लायबिलिटीज हैं, और प्लस ये क्या बताता है कि व्हाट इज द रियल वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर नीड्स कितने हैं। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी स्टार लगा दो। कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट? अब ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कोई फिस्कल डेफिसिट हो सकता है विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट? सोचो और बताओ। रेवेन्यू, यस और नो? वेरी गुड, हो सकता है बिल्कुल। देखो तो सही आप लोग यहाँ पर, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होता है? इट इज बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान देना, बजट एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इसके अंदर रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर देखो, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स आ जाएगा। अगर ये दोनों बैलेंस में भी हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स तो अभी भी है, हो सकता है इसके अंदर डिसबैलेंस हो।
समझ आ गया? तो इसमें डिसबैलेंस होने के कारण से हो सकता है देयर इज अ फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? तो व्हाट इज द आंसर? यस, देयर कैन बी अ फिस्कल डेफिसिट इवन विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट। अगर फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट नहीं भी है तो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। क्यों? When revenue budget is balanced but capital budget shows a deficit. Let's see. Revenue receipts कितने थे? 500. Revenue expenditure कितना है? 500. Put it into the formula here. Revenue screen दिख रही है? Okay. Now, let's try to understand. आप लोगों को पता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे? 500. रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे? इट इज 700. इज दैट क्लियर? माइनस क्या करोगे? रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स कितना है? 500. कैपिटल रिसीट्स कितना है अदर दैन द बोरोइंग्स? इट इज प्लस 100. इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, दिस टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? दिस टर्न्स आउट टू बी 500 प्लस, अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स, हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि अगर 500 माइनस 500 करते हैं तो जीरो आ गया। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल रिसीट्स कम है, तो हमारे पास डेफिसिट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आ गया। कितना आ गया? दिस इज 7 + 15, इट इज इक्वल टू 1200 माइनस इट इज 600 विच इज इक्वल टू कितना आ गया? 600। इज दैट क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर खर्चा ज्यादा माइनस 600, इज दैट क्लियर? इतना खर्चा कर रहे हैं। रेवेन्यू बजट हमारा क्या आ रहा था? रेवेन्यू बजट को अगर आप लोग देखो तो रेवेन्यू बजट हमारा क्या था? यहाँ पर 0। लेकिन कैपिटल बजट क्या था? ये 700 था और ये कितना था? 100। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिस इज पर्टिकुलरली 600, माइनस 600 किया तो माइनस 600 हमारे पास आ गया, जो क्या बताता है कि दिस इज पर्टिकुलरली देयर ड्यू टू द capital expenditure greater than capital receipts. Is that clear? Remember यहाँ पे revenue receipts were equal to revenue expenditure, लेकिन capital expenditure बड़ा था और capital receipts कम थी. Is that clear or not? सबको समझ आ गया ये वाला point? Yes or no? बेटा मेरी बात सुनो, रेवेन्यू रिसीट्स कम, खर्चा ज्यादा होता है ना, तो खर्चा तो देना ही पड़ता है हमारे को। खर्चा तो देना ही पड़ेगा ना, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तभी आ रहा होता तो पॉजिटिव में होता, जा रहा है तो नेगेटिव में है। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। अब एक और, व्हेन रेवेन्यू बजट इज इन सरप्लस बट कैपिटल बजट शोज अ डेफिसिट। सेकंड सिचुएशन आ गई। एक सिचुएशन थी जब रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड होगा लेकिन कैपिटल बजट शोज अ डेफिसिट, तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट हो सकता है विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट। अब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या आ गया? सरप्लस। यू नो व्हेन इज रेवेन्यू डेफिसिट इन सरप्लस? रेवेन्यू डेफिसिट तब सरप्लस में होगा, सॉरी रेवेन्यू बजट तब सरप्लस में होगा अगर रेवेन्यू रिसीट ज्यादा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है। इज दैट क्लियर? राइट? सो लेट्स सी, रेवेन्यू रिसीट्स तो 800 है बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 500। कैपिटल रिसीट्स 100 है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 700। लेट्स सी टू इट नाउ। अगेन यूज द फॉर्मूला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे? इट इज पर्टिकुलरली हमारे पास 300 पॉजिटिव आ गया। क्लियर और नॉट? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 300 पॉजिटिव है क्योंकि हमारे पास रिसीट ज्यादा थी यहाँ पे। रिमेंबर रेवेन्यू रिसीट्स वर ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? यहाँ पे सरप्लस था 300 का। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कितने का डेफिसिट था? -600 का, क्योंकि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा था और कैपिटल रिसीट्स कम था। तो दिस मीन्स पर्टिकुलरली अगर हम लोगों ने यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट ढूंढना है तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, क्या करोगे आप लोग? 300, इट इज सॉरी, इट इज -600 प्लस 300 विच इज इक्वल टू पर्टिकुलरली कितना आ गया यहाँ पर? नहीं, a प्लस सी, ओके, माइनस, हाँ 900 क्या आ गया बेटा? अच्छा, इन्होंने दूसरी तरह से कर लिया। तो वट एवर वी डू, हमारे पास जो आंसर आएगा ना दैट इज पर्टिकुलरली इक्वल टू कितना आ जाएगा? -300 आएगा। इज दैट क्लियर? तो -300 इज योर फिस्कल डेफिसिट हियर। तो डू रिमेंबर, दो केसेस हो सकते हैं। अगर तो एक रेवेन्यू डेफिसिट बैलेंस्ड है तो भी फिस्कल डेफिसिट हमारे पास यहाँ पर हो सकता है क्योंकि कैपिटल साइड ऑफ बजट यहाँ पर डेफिसिट में है।
और अगर रेवेन्यू बजट हमारा सरप्लस में है तो कैपिटल बजट अगर डेफिसिट में है तो भी आपके पास फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? सबको क्लियर हो गया ये वाले पॉइंट्स? सी टू इट। यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स कितना था 800, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था 500। तो हमारे पास रेवेन्यू जो बजट था दैट वाज इन सरप्लस। कितने से सरप्लस में था? 300 से सरप्लस में था। अब यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग तो 100 है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 700 है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर था किससे? कैपिटल रिसीट से। और डेफिसिट कितना आ गया कैपिटल बजट के अंदर? इट इज पर्टिकुलरली इक्वलेंट टू हाउ मच? इट इज इक्वलेंट टू यहाँ पर 600 का डेफिसिट आ गया। क्लियर? तो आपको पता है रेवेन्यू बजट इज 300 सरप्लस और कैपिटल बजट इज -600। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया एंड दैट टर्न्स आउट टू बी व्हाट? -300। Is that clear? Any problem to anyone? Are all these points clear? Yes or no? Okay. Let's move ahead. तो आपको पता लग गया फिस्कल डेफिसिट कैन बी देयर। ये क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन, और ये हॉट्स का भी क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अप। अब एक और क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी दे रखा है, फाइनेंसिंग ऑफ द डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट को आप कैसे फाइनेंस कर सकते हो? हाउ इज फिस्कल डेफिसिट मेट? अगर फिस्कल डेफिसिट है मतलब बोरोइंग्स है तो आप उसको कैसे मीट कर सकते हो? बच्चे बहुत सिंपल सा आंसर है। हम लोगों को पता ही है अगर बोरोइंग्स हैं तो हम लोग कहाँ कहाँ से बोरोइंग्स कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? जनरल पब्लिक, वेरी गुड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आरबीआई। आरबीआई की बोरोइंग को क्या बोलोगे? डेफिसिट फाइनेंस। इज दैट क्लियर? ओके। और यहाँ से अगर आपका जनरल पब्लिक है तो इट इज पर्टिकुलरली व्हाट? मार्केट। इज दैट क्लियर? और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है तो यू कॉल इट एक्सटर्नल बोरोइंग्स। इज दैट क्लियर? सो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग, सबसे पहले तो अगर हमारे पास यहाँ पर डेफिसिट है तो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हम ये 3 सोर्सेज का यूज करेंगे। बोरोइंग्स करेंगे जनरल पब्लिक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आरबीआई, और एक और काम कर सकते हो, यू कॉल डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कह सकते हो आप लोग? डिसइन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? राइट? सो ये 4 तरीके हैं जिसको यूज कर कर हम लोग यहाँ पर अपने बजट को फाइनेंस कर सकते हैं। ये याद रखना। सबसे पहले तो मॉनेटरी एक्सपेंशन। मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स टू मीट द डेफिसिट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक्सपैंड करना पड़ेगा तो आपको इन्फ्लेशन के बारे में भी बताना पड़ेगा, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का फर्स्ट पॉइंट था। फिर आ गया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ना? Selling of a shares of a public sector to which company? To the private sector. It leads to what? Privatization. Net loans and borrowings as a source of capital receipt. और borrowings अगर करते हैं domestic and internal borrowings भी हो सकती हैं और external भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखो, from households in the form of small savings, right? चाहे वो issuing bonds करें various type के, from commercial banks against the sale of government securities, from central bank in the form of printing of new currency. Is that clear? ये तो डोमेस्टिक से बोरोइंग हो गई, जो हम जनरल पब्लिक बोरोइंग्स बोल देते हैं। अब एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया बच्चे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? सो बायलेटरल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द अदर कंट्रीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायलेटरल? इंडिया चाइना से बोरो कर रहा है, इंडिया अमेरिका से बोरो कर रहा है। मल्टीलेटरल लाइक फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कैपिटल कमर्शियल बोरोइंग्स इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कमर्शियल बोरोइंग्स हम कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या आपको क्लियर हो गया? अगर आपके पास फिस्कल डेफिसिट है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अपना एक्सपैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स एक्सपैंडेड नहीं है बट थर्ड पॉइंट इज एक्सपैंडेड, तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग। एक सबसे पहले क्या होगा? जनरल पब्लिक, फिर क्या होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर क्या होगा? आरबीआई, फिर क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? या so where do we reach? Hurry up and tell me. Debt trap, isn't it? Yeah. We reach into the debt trap. यही present scenario है।
हर एक कंट्री को बोरोइंग्स तो करनी ही पड़ती हैं, तभी ग्रोथ होगी। China was also a developing country, but it has turned out into a developed nation now. हमारे को ग्रोथ सही डायरेक्शन में, पॉलिसीज सही चाहिए। अभी आप नेक्स्ट पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए नहीं, पॉपुलेशन डिक्रीज करने के लिए उन्होंने पॉपुलेशन को बहुत सही टाइम पे डिक्रीज करना शुरू किया। प्लस चाइना ने क्या किया था कि जो पॉलिसीज हमने जाकर 1990 में एलपीजी की शुरू की, चाइना ने वो 78 में शुरू कर दी थी। सी टू इट कितना टाइम अहेड है। हमने 100% एफडीआई अब आकर 2010 के 2012 में 11-12 में शुरू किया है। उन्होंने 100% एफडीआई 80s में शुरू कर दिया था। तो चाइना की पॉलिसीज आर द मैटर। जो हम लोग अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं चाइना के। अगर हम लोग अपनी पॉलिसीज को टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज करते तो हम बहुत फार मोर डेवलप्ड होते। Okay, let's see now. Next is measures to control the budgetary deficit. This means how can you control the budgetary deficit? Let's see. First point, lowering of government expenditure. हमें government खर्चे को कम करना है. Lowering the expenditure on developmental programs in India, like India, would mean lowering the speed of development. This is in regard to the government should consider A, assigning greater role to the private sector. Do you know हमने private sector को कब role दिया? इन 1999, मतलब जब हम लोगों ने ये अपनी 1991 जब हम लोगों ने एलपीजी को फॉलो किया, इससे पहले जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी ना, वो बहुत ही डिफरेंट थी। हम लोग सिर्फ सोशलिस्टिक पैटर्न ज़्यादातर फॉलो करना चाहते थे, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस। प्राइवेट सेक्टर के लिए तो लाइसेंस राज था, हर एक काम के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। तो वो धीरे धीरे जब हमने शेड किया ना, तब ग्रोथ शुरू हुआ। सो गवर्नमेंट को अपने खर्चे को कम करना है, और किसके ऊपर खर्चा डालना है? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हमें ग्रोथ प्रोसेस को लीड करने देना है। और रिस्ट्रिक्टिंग द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, हमें नॉन डेवलपमेंटल खर्चे को कम करना है, जैसे कि सब्सिडीज बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत ज़्यादा है, डिफेंस पे अभी हम खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी डेवलपिंग है ना, सो दैट्स वाई there should be a cut on grants and aids offered by the government to increase their vote bank. Is that clear? Government को अपने grants and aids को कम करना है। Next is raising the government revenue. Government revenue को बढ़ाना है। Do you know government revenue कैसे बढ़ सकता है बच्चे? यहाँ पर क्या आ गया? दो तरीके हैं। तो imposing more direct and indirect taxes. राइट, इन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन देम। डायरेक्ट टैक्स आपको पता है प्रमोट इक्वालिटी प्रमोट करते हैं, प्रोग्रेसिव सिस्टम। बर्डन किसके ऊपर आएगा? मोर ऑन द रिच एज कंपेयर टू द पुअर। और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द अदर हैंड इज वाइडर कवरेज एंड देयर इज लेस चांस ऑफ इवेजन। इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली हर कोई पे करता है। इज दैट क्लियर? तो हमारे को इनमें बैलेंस लेकर आना है, और हमें ये देखना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा को टैक्स के परव्यू के अंदर लेकर आते हैं, टैक्स पेएबल कैपेसिटी के अंदर लेकर आते हैं। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के जो कंपनीज जो बिल्कुल ही सिक कंपनीज हैं, जो अपना लोन भी नहीं उतार सक रही हैं, जो बिल्कुल ही मतलब फंक्शन ही नहीं कर पा रही हैं, गवर्नमेंट शुड सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट ओनरशिप, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। आपको पता है एयर इंडिया एक समय किसने शुरू किया था? टाटाज ने। ठीक है, वो टाटा की प्राइवेट कंपनी थी। वो तो जब इन्होंने मतलब नेशनलाइजेशन किया, तो नेशनलाइजेशन के अंदर एयर इंडिया टाटा से ले ली गई थी। इज दैट क्लियर? और वो इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। अब अगेन देयर इज अ रीसेल ऑफ एयर इंडिया, एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबली कंसिडर्ड कि टाटाज आर गोइंग टू परचेज एयर इंडिया अगेन, राइट? सो हमें प्राइवेटाइजेशन करना है उन एसेट्स का जो कि बिल्कुल सिक यूनिट्स हैं, जो बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। सो डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी कन्फाइंड टू द इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनएफिशिएंट का मतलब सिक यूनिट्स, ब्रैकेट में लिख दो सिक यूनिट्स। इज दैट क्लियर? राइट। नेक्स्ट, proceed of disinvestment should not be used for future investment. ऐसा नहीं है कि आपने disinvestment कर दिया, मतलब जैसे जनरली देखा जाता है पंजाब में, पता है लोग क्या करते हैं? जमीनें हैं, एसेट हैं, जमीन बेच दी, गड्डी आ गई, जमीन बेच दी, एक और गड्डी आ गई। इज दैट क्लियर? दे आर नॉट बिल्डिंग अप द एसेट्स। वो लोग गड्डियां खरीद लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, खर्चा कर देते हैं। इज दैट क्लियर? राइट? फुकरापंथी कर देते हैं।
तो हमें इस तरह की फुकरापंथी नहीं करनी। हमें क्या करना है, जैसे मोदी कर रहा है, कितनी फुकरापंथी है ना। हमें फुकरापंथी नहीं करनी, हमें एक्चुअल में जो चीजों को डिसइन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस पैसे को बर्बाद नहीं करना है, उस पैसे को आपको फर्दर री इन्वेस्ट करना है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर। इज दैट क्लियर? इन द एरियाज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन ऑफ द कंट्री। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? क्लियर और नॉट? शुड आई रिपीट इट वंस अगेन? सो व्हाट आर द मेजर्स जिसके थ्रू हम लोग बजटरी डेफिसिट को रिमूव कर सकते हैं बच्चे? सबसे पहले लोअरिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना है और गवर्नमेंट के खर्चे को कम कर कर ग्रेटर रोल किसको असाइन करना है? टू द प्राइवेट सेक्टर। किसको? प्राइवेट सेक्टर। और जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, लाइक सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंसेस, इनको कम करना है। ग्रांट्स और एड्स को कम कर देना है, जो कि बेसिकली अपने वोट बैंक को यूज बनाने में खर्च करते हैं। नेक्स्ट इज रेजिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू। मोर एंड मोर पीपल शुड बी ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इम्पोज करने चाहिए ऐसी कमोडिटीज में जहां पर कि लोगों को कोई पेइंग कैपेसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और लोग उसको पे करेंगे। लाइक आप लोगों को पता है जो सिगरेट्स होती हैं या लिकर होता है, अब लोग इस चीज को तो खरीदते ही खरीदते हैं, तो उनके ऊपर टैक्सेस हर बार बढ़ता ही बढ़ता है। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो डिसइन्वेस्टमेंट कर कर प्राइवेटाइजेशन को लीड करता है, और आपको पता है डिसइन्वेस्टमेंट किन यूनिट्स का करना चाहिए? 6 यूनिट्स का। इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, नॉट दोज एंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट सीकिंग है, उनका नहीं करना है। मोरोवर अगर आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो पैसे को फुकरापंथी में खर्च नहीं करना है, पैसे को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करना है। उन एरियाज में खर्च करना है जहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी हो और इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन हो हमारी कंट्री में। इज दैट क्लियर? राइट? सो आई होप दिस पॉइंट्स आर परफेक्टली क्लियर टू यू। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नाउ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस को जरा चेकआउट करो। नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है? आज आप लोग प्लीज ये सारे न्यूमेरिकल्स चेकआउट करना। फाइंड आर डी, एफ डी एंड पी डी। आर डी का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, पी डी का मतलब प्राइमरी, और एफ डी का मतलब फिस्कल डेफिसिट, और पी डी का मतलब प्राइमरी डेफिसिट। इज दैट क्लियर? ट्राई टू डू दीज न्यूमेरिकल्स। अगर तो ये न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं तो वेल एंड फाइन, अदरवाइज टुमारो आई विल बी टेकिंग अप फ्रॉम द बुक। कल हम लोग बुक का डिस्कशन करेंगे, सो सबके पास अपनी बुक होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इस चैप्टर्स में से मैंने आपको यहाँ से करवाना था, दैट आई हैड टेकन अप नाउ। दिस इज ऑल द न्यूमेरिकल्स। प्लीज ये 2 पेज 11 न्यूमेरिकल्स हैं, ट्राई टू डू दैट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स तभी आएंगे, डू रिमेंबर, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं। तो फॉर्मूलाज के लिए आई एम रिपीटिंग ऑल द 3 फॉर्मूलाज वंस अगेन, और मैं यहाँ पे नोट कर कर दे रही हूँ आपको सारे फॉर्मूलाज। मैं आपको इसका प्रिंट आउट तो जब आओगे तब मैं ये सारे नोट्स का आपको दे दूंगी, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। फर्स्ट फॉर्मूला देखो, बजट डेफिसिट इज इक्वल टू this is budget expenditure minus budget receipts. Is that clear? Second, revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. Is that clear? Third, fiscal deficit के बहुत सारे formulas हैं, याद रखना। Fiscal deficit is equal to budget expenditure minus budget receipts other than borrowings. Is that clear? Other than borrowings. और कर fiscal deficit is equal to budget expenditure minus revenue receipts minus capital receipts other than borrowings. Is that clear? Right? उसके बाद और कर fiscal deficit is also equal to budget expenditure minus revenue receipts minus non-debt creating transactions. Non-debt creating transactions. Is that clear? Right? Next formula और कर let's see. Fiscal deficit is equal to budget expenditure. याद रखना budget expenditure के कितने sides होते हैं? Capital expenditure plus revenue expenditure. Clear? Minus. Okay. Minus revenue receipts minus recovery of loans. और क्या होगा बच्चे? रिकवरी ऑफ लोन्स माइनस, हरी आप, आर यू एबल टू हियर मी? या, माइनस डिसइन्वेस्टमेंट।
Is that clear to all of you? Yes. अब लास्ट आपके पास बचा, that is your primary deficit. What do you understand by your primary deficit? It's equivalent to fiscal deficit minus interest payments. Is that clear? और कर it is the borrowing during current year plus interest payment minus interest payment. Interest payments cut गई. So primary deficit is equal to the borrowings during the current year. Is that clear? सबको समझ आ गया? Yes or no? So ये सारे के सारे formulas हैं, and with this whole chapter is complete.